नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। हम लोग इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बेसिक वीडियो बनाना था मुझे। जो मैं ये एक जो बिगिनर्स वीडियो है, जिसमें जो हमारे जो बिगिनर है जो स्टॉक मार्केट में या तो कोशिश कर रहे हैं अंदर आने की, या फिर पिछले 3-4 साल में 5 साल में आए हैं। तो मैं जो भी पिछले 4-5 साल में आए ना, मैं सबको बिगिनर ही मानता हूँ, क्योंकि उन सब ने किसी ने भी बियर मार्केट की साइकिल अभी तक देखी नहीं है। तो इन बिगिनर्स के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छा रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि स्टॉक मार्केट में जो अप्रोच है वो कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो गलती करता है इन्वेस्टर, जो भी नया इन्वेस्टर है, वो गलती करता है कि वो स्टॉक मार्केट को ना एक सट्टे बाजार समझ लेता है या कोई गैम्बलिंग का मैदान समझ लेता है। उसको लगता है कि भैया इधर ना जस्ट 100 रुपये लगाओ और जैसे 120 रुपये मिल जाए अगर, तो उससे निकल जाओ। तो उसका अप्रोच इसी टाइप का रहता है कि वो ये कंपनी पकड़ता है, उसमें 100 रुपये लगाता है, फिर 20 रुपये मिल गए, निकल जाता है। अब क्या है ना, ये जो अप्रोच है गैम्बलिंग वाला, ये अप्रोच काम में कब आता है? जब आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में हो। स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में क्या होता है कि जो भी बढ़ रहा है ना वो और बढ़ते जाता है, जो भी बढ़ रहा है वो और बढ़ते जाता है। वैल्यूएशंस के बारे में बुल मार्केट ज़्यादा सोचता नहीं है। ये सब चीज़ें वैल्यूएशंस वगैरह ये सब बियर मार्केट में देखी जाती है। तो अब जो है ना ये जो स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में है ना, ऐसे सट्टेबाज और ऐसे गैम्बलर्स बहुत पैदा हो गए हैं। ये पिछले 3-4 साल में ऐसे बहुत सारे गैम्बलर्स तैयार हो चुके हैं, और जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी है। मैं तो मानता नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, लेकिन उनके पास एटलीस्ट वो लॉस में तो नहीं है। तो इसलिए ना उनमें एक अलग से कॉन्फिडेंस आ गया है कि भैया ये तो सट्टेबाजी की जगह है। कोई भी शेयर 200 रुपये का खरीदो, 240 रुपये आ जाए बेच दो। लेकिन अगर 200 का शेयर अगर 150 आ जाए तो क्या करे, इसके बारे में उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस लेने को ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में जो 200 का शेयर है वो 240 भले ही ना जाए, लेकिन 210 तक तो जा ही रहा है। तो हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉफिट में तो बैठा हुआ है। तो इसलिए हर किसी को ये मार्केट जो है ना, ये गैम्बलर्स मार्केट या फिर सट्टेबाजी की जगह लगने लगा है। तो इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। ये सट्टेबाजी की बिल्कुल जगह नहीं है। इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से आ रहे होंगे तो आप बिल्कुल गलत जगह पे हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो एक कहानी बोलते हैं ना कि रोड रोलर के सामने से चिल्लर उठाने वाली बात है ये। कि एक बहुत बड़ा रोड रोलर चल रहा है, उसके सामने कुछ कॉइन्स गिरे हुए हैं रास्ते पे, और आप कोशिश कर रहे हो कि एक एक कॉइन को मैं उठा के जेब में डालूं। देखो, जब कभी तुम मिस कर जाओगे ना वो रोड रोलर की स्पीड को, तो वो कॉइन के साथ तुमको भी चपटा कर देगा। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए स्टॉक मार्केट में मत आओ। शॉर्ट टर्म गेन से आज तक स्टॉक मार्केट में किसी ने भी ज़्यादा पैसे बनाए नहीं है। 99% लोगों ने पैसे डुबाए ही है। तो ये अगर अप्रोच आपने गैम्बलिंग का अप्रोच रखा है तो आप इसको बिल्कुल भूल जाइए। दूसरी बात कि मार्केट में जो काम करते हैं ना वो सब चोर है। सबका ये कहना रहता है कि मार्केट में से जो पैसा बनता है ना वो सब चोरी का पैसा है, या फिर ये सब फ्रॉड लोग हैं, ये सब अपने जो मासूम इन्वेस्टर्स हैं उनको बर्बाद करके ये लोग पैसे बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मासूम आप क्यों रहना चाहते हो? आप क्यों कुछ सीखना नहीं चाहते शेयर मार्केट के बारे में? आप अगर अनपढ़ रहते हो शेयर मार्केट के बारे में, और फिर अगर आपको कोई ठग के चला जाता है, तो इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है। ये तो आपके अनपढ़ता की वजह से आप फंस गए ना उसमें। कोशिश कीजिए कि पहले मार्केट के बारे में समझिए। ये शेयर मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं, इसमें किस चीज़ के लिए पैसा आता है, किस चीज़ से पैसा बनाया जाता है, कैसे यहाँ पे कंपनियाँ चलती है, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, उसका कैश फ्लो क्या है, उसकी आरओई क्या है, वो उसका वैल्यूएशंस कैसा है। ये सब चीज़ें जब आप समझ लोगे ना, तब आप कभी मार्केट को गाली नहीं मारोगे। मार्केट को गाली वही मारता है ना जो इस मार्केट से चोट खाया है और जिसने को मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने यहाँ तक लोग देखे हैं कि भैया मैंने 100 रुपये इस शेयर में डाले, फलाने ने वो 100 रुपये दूसरे शेयर में डाले, मेरे 100 के 110 हो गए, अगले वाले के 100 के 200 हो गए। तो फिर भी लोग मार्केट को गाली मारते कि देखो यार, हमको बेवकूफ़ बनाया मार्केट ने, अगले वाले को तो डबल करा दिया, हमको तो बस 10% गेन दिया। भैया आपको पता ही नहीं उस कंपनी के बारे में, ना आपके कंपनी के बारे में पता है, ना बाजू वाले के कंपनी के बारे में पता है। बिल्कुल, यानी इतनी बात होती है कि कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल है कि कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली, बिल्कुल सिंपल, वो भी नहीं पता होता है। अगर आज के डेट में आप किसी की शादी भी जुड़ाते हो या आप किसी से बात भी करते हो, तो पहले आप पूछते हो कि भैया आप करते क्या हो। आप कोई शॉप चलाते हो, आप कोई इंजीनियर हो, जॉब कर रहे हो, या आपने कुछ और सीखा हुआ है उस पर कोई जॉब कर रहे हो, या कोई सरकारी नौकरी में हो, आप कहाँ हो। और वो जो भी बोलेगा उसी के हिसाब से आप उस आदमी को वैल्यू करते हो ना। अगर लेकिन आप कंपनी खरीदते वक्त ये पूछो ही नहीं कि वो करती क्या है, सिर्फ उसका नाम देख के आप अंदाजा लगा दो और देख लो मार्केट में स्क्रीन पे कि भैया ये तो बढ़ रहा है रोज के रोज, तो बस इसी को लेना है। आरसीएफ बढ़ रहा है ना, आरसीएफ लो। एचयूएल बढ़ रहा है, एचयूएल लो। भेल बढ़ रहा है, भेल लो। अरे भैया भेल करती क्या है, भेल का क्या काम है, बीएचईएल का वर्किंग किस टाइप का है, उसके क्या साइकिल्स चल रहे हैं, उसके पास ऑर्डर्स है भी कि नहीं है, उसके एम्प्लॉय की सिचुएशंस क्या है, आपको कुछ नहीं पता। और आप सिर्फ उसका रेट बढ़ रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ, उसका रेट बढ़ रहा है तो मैं खरीद, अरे ऐसा प्राइस देख के आप थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, आपको वो कंपनी के डिटेल्स पता रहना बहुत ज़रूरी है जब तक आप उस कंपनी में पैसे डालने का डिसीजन नहीं लेते।
जैसे आपको अगर कोई उधार मांगने के लिए भी पैसा लेने आए तो आप उसी ये देख के उधारी देते हो कि सामने वाले की क्या क्रेडिबिलिटी क्या है, वो करता क्या है और क्या उसमें इतनी औकात है कि मेरे दिए हुए उधार के पैसे वापस कर सके। सिमिलरली आप जब कंपनी के शेयर्स भी खरीदते हो ना, तब आप उनको उधार पैसे दे रहे हो ऐसा समझो, और ये सोच के चलो कि क्या इस कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी है कि ये मेरे पैसे वापस लौटा दे और उसमें कुछ प्रॉफिट भी दे। अगर आपको लगता है कि ऐसी उसकी कैपेबिलिटी है नहीं, तो ऐसे कंपनियों से तो बिल्कुल दूर रहो। सिंपल फंडा रखो कि कंपनी के बारे में जानो। अब आपको ना मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एक छोटे से बिजनेस का। जैसे कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है जिसमें कोई कंपनी जो है वो कोई एक खाने का प्रोडक्ट बना रही है। चलो मान लो कि पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी है। उसने एक पिज़्ज़ा का स्टोर डाला है, अभी आपके शहर में स्टोर डाला है, और वो स्टोर को ना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा है। वो स्टोर थोड़ा अच्छा चलने लग गया है और उस स्टोर से उसको साल के एंड में कुछ मुनाफा भी आने लगा है, और उसको दिख रहा है कि ये जो कंसेप्ट है ये ऑल ओवर इंडिया भी बहुत चल सकती है। लेकिन अब उसके पास कैपिटल नहीं है। अगर वो बैंक से लोन लेगा तो उसको काफ़ी महंगा लोन मिलेगा और उसके लोन के इंटरेस्ट अमाउंट में ही उसका मेजर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ऐसी कंपनी क्या करती है, अपना एक आईपीओ लाती है या फिर एक ओपन ऑफर लाती है कि भैया आप आओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है कि भैया आप मुझे पैसे दो, मैं आपको शेयर्स दूंगा, आपकी कंपनी में इतनी इतनी हिस्सेदारी होंगी। जैसे आपके पास वो आ जाता है और बोलता है कि सर मुझे आप 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको इसमें 10% का हिस्सेदार बना दूंगा। आज तो मेरे पास एक ही शॉप है लेकिन मेरा प्लान है इसको बढ़ाने की। तो आपसे उसने 10% के लिए 1 करोड़ रुपये मांग लिए। अब उस 1 करोड़ में उसने और 3 शॉप खोल दिए उसी शहर में, उसके अब वो भी चलने लग गए। तो अब क्या हो जाएगा ना, उसके कंपनी का वैल्यूएशंस बढ़ जाएंगे। अब उसको और पैसे चाहिए तो वो किसी और इन्वेस्टर के पास जाएगा या आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस बार वो वैल्यू जो रहेंगी वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस बार वो बोलेंगे भाई वो 10% के लिए ना मुझे भी 10 करोड़ चाहिए, मैं 1 करोड़ में तो आपको 10% इक्विटी नहीं दे सकता। उसको अगर उसका धंधा चलने लग गया है तो उसको 10 करोड़ भी मिल जाएंगे। तो ऐसा करते 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 बाय डाइल्यूटिंग हिज ओन स्टेक वो कंपनी को एक लेवल के ऊपर ले जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो अपना स्टेक कभी 50% से नीचे नहीं जाने देगा, लेकिन 50% 40% तक का स्टेक डाइल्यूट करके वो कंपनी को पूरे पैन इंडिया में बढ़ा सकता है और पैन इंडिया में उसके स्टोर्स खुल सकते हैं जहाँ से भरपूर प्रॉफिट आ सकता है। तो ये बबल के जैसा है जो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। ऑब्वियसली बबल हमेशा बर्स्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंपनियां जो होती है वो बर्स्ट नहीं होती, वो एक्सपांड मोड में चली जाती है। तो ऐसी कंपनियों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से लेवल पे हैं। तो इसी को बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टॉक्स की आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप जब भी कोई कंपनी खरीदोगे ना तो आपको कंपनी को इनिशियल लेवल पे खरीदना है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, एटलीस्ट मिडिल लेवल पे खरीदना है। पूरा ग्रो होने के बाद किसी चीज़ को आप खरीदने जाओ तो आपको उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो सकता। उसके बाद इनिशियल लेवल पर उस कंपनी को खरीदने के बाद उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चलना है कि वो कैसे आगे बढ़ रही है, वो कंपनी कर क्या रही है, उसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं, उसके रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या लग रहे हैं। तो ना ये ना एक बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी ये 5-6 साल 10 साल तक चलने वाली प्रोसेस है। मैं आपको अगर बता दूं कि आपने अगर ऐसी 10 कंपनियां सिलेक्ट की थी तो आपको 10 साल के बाद पता चलेगा कि उसमें से 3-4 कंपनियां तो मैंने गलत सिलेक्ट कर ली थी, तो वो तो आपके पैसे डूबी गए समझ जाओ। लेकिन जो बचे हुए 3-4 है वो आपको अच्छा साइजेबल रिटर्न देके जाएंगे, और जो आखिरी के 3-4 है ना वो आपको इतना हेवी मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएंगे कि आपको वो पहले वाले 3 कंपनियों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर प्रोवाइडेड आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते जाते हो, उस पर नजर रखते हो, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में अब क्या वो पर्टिकुलर ब्रांड का कोई डिमांड ही नहीं है क्या, मार्केट में क्या अब उसके इतने कॉम्पिटिटर उतर गए हैं कि उसका धंधा ही बैठ गया है। ये सब चीज़ें आपको देखते चलना है। तो ये जो एक लंबी प्रोसेस है जो आपको 8-10 साल तक कैरी करनी है आपके साथ, तब जाके आप एक सही मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ पाओगे। चलो आपने ना एक अच्छा मल्टीबैगर आइडिया ढूंढ के निकाला, एक अच्छी चीज़ ढूंढ के निकाली है कि भैया ये चीज़ जो है ना ये इस वैल्यू यानी ये चीज़ जो है ये बहुत आगे बढ़ने वाली है और इसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद भी आपको ना एक वैल्यू नाम की एक चीज़ देती है, इस चिड़िया का नाम है वैल्यूएशन, कि आपको एक उसको ना वैल्यूएशन करते भी आना चाहिए कि वो कंपनी किस वैल्यूएशन पे मिल रही है। जैसे देखो एक कंपनी जो है वो ना ग्रो कर सकती है, चलो 100 करोड़ के मार्केट कैप से वो कंपनी अगले 5 साल में मान के चलो 1000 करोड़ की हो सकती है, यानी 5 साल में 10 गुना वो कंपनी का मार्केट कैप हो सकता है। या उसके लिए उसका ना जो सेल्स है वो कम से कम 8 गुना होना चाहिए अगले 5 साल में। अब आपको ये देखना है कि वो कंपनी का सेल्स अगर 8 गुना होगा भी, चलो हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से 1000 करोड़ होने वाला है, कंपनी के सेल्स आज के डेट में जितने हैं उससे 8 गुना हो जाएंगे बाय द टाइम ऑफ 5 ईयर्स। तो आप उस कंपनी का वैल्यूएशन आज के डेट में क्या करोगे, ऑब्वियसली वो तुमको 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे तो नहीं मिलेंगे। वो कंपनी जो है ना वो आपको थोड़ा आगे के वैल्यूएशन में मिलेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सेल्स टू मार्केट कैप का एक रेशियो निकाल सकते हो आप। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स है वो आपको खुद ही को ढूंढने पड़ेंगे। हर सेक्टर का हर शेयर का वो स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, लेकिन साधारण सी बात बताता हूँ मैं आपको, जब भी सेल्स 8 गुना बढ़ते हैं मार्केट कैप 10 से 15 गुना बढ़ जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर कोई कंपनी आज के डेट में ही उसका जो प्राइस है वो 5 गुना सेल्स के हिसाब से चल रहा है, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो 5 गुना का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ऑलरेडी लेके बैठी हुई है मार्केट कैप। अब उसमें आप हाथ डाल के भी कोई खास प्रॉफिट होना नहीं है। लेकिन अगर वो कंपनी 2 गुना मार्केट कैप के हिसाब से चल रही है, जितना उसने होना चाहिए उससे 2 गुना चल रही है, तो उसमें आप सोच भी सकते हो इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको प्राइस इज टू अर्निंग रेशो से पता चल सकता है। देखो, अगर कोई कंपनी हर साल 40% बढ़ने की कैपेसिटी रखती है, तो फिर भी मैं उसे 60-80% तक, 80 का पी भी मैं उसको दे दूँ, लेकिन मैं उसको कभी 200 का पी नहीं दूंगा, मैं उसको कभी 300 का पी नहीं दूंगा, क्योंकि इतना मुझे भी खुद को एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वो पी कब दिया जा सकता है? वो पी तब दिया जा सकता है जब कंपनी आज के डेट में लॉस में है और कल सडनली 200-300% बढ़ने वाली है, तब मैं उसको दे भी दूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 30-40% के ऊपर ये कंपनी में ग्रोथ नहीं आ सकती ओवर पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स, तो मैं उसको 70-60 के पी से ऊपर का पी नहीं दे सकता। ये भी बहुत ज़्यादा पी है। अगर कंपनी का ग्रोथ 10%, 15% का उम्मीद है हमको कि 10-15% से ही बढ़ने वाला है, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 का पी दूंगा, उससे ज़्यादा मैं उसको पी नहीं दे सकता। तो ये जो पी का जो रेशो है ना, उसकी भी एक लिमिटेशन है। आपको अनड्यू लेवल पे कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। चलो मान लो कि वो छूट गई आपके हाथ से, तो छूटने दो। हर चीज़ को तुम पकड़ नहीं सकते दौड़ भाग के। कुछ चीज़ें छूटेंगी, छूटने दो। 5,000 कंपनियां हैं मार्केट में, आप कोई भी एक ढूंढ सकते हो जो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला के देंगी। तो आपको ये सोचना है कि उसका वैल्यूएशंस क्या है। अच्छी भी चीज़ होने पर उसको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूएशन पे नहीं खरीदेंगे, वैल्यूएशंस गिरने की राह देखो। तीसरी बात और आखिरी बात मैं बताऊंगा, मार्केट में जो इन्वेस्टर नए नए आते हैं ना, उनको साइकिल्स के बारे में कुछ पता नहीं होता है। मार्केट में ना 2 साइकिल्स होते ही है, एक बुल फेज की साइकिल होती है और एक बियर फेज की साइकिल होती है। अब इसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ। जो ये बुल साइकिल होता है ना, इसमें सब तरफ हर चीज़ के बारे में बहुत उत्साह रहता है। जैसे आज के समय में हर इन्वेस्टर में उत्साह है, हर एक को लग रहा है कि नहीं, मार्केट से अच्छी जगह पैसे पार्क करने के लिए है ही नहीं। मैंने तो एक न्यूज़ सुनी थी कि जिसमें बैंकों के पास के जो डिपॉजिट्स है वो बहुत कम हो चुके हैं। मैक्सिमम लोग पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में डाले जा रहे हैं, और इक्विटी मार्केट में अतोनात पैसा आ रहा है। इतना पैसा आ रहा है कि उसकी वजह से मार्केट गिर ही नहीं पा रहा है। कोई सेलर भी आ जाए बड़ा, तो हर जगह नया बायर खड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड पे भी रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उनको, अगर उनके पास पैसा आ रहा है तो उनको उसके शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे गिरने का कोई इधर ये नहीं दिख रहा है। जब तक कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट नहीं होता, मार्केट यहाँ से नहीं कटने वाला। तो ये जो एक्सेसिवली जो यूफोरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग बुल फेज। इसके अपोजिट होता है कि डिप्रेशन, एकदम मार्केट में डिप्रेशन छाया हुआ है, नहीं भैया कुछ नहीं हो सकता, दुनिया पूरी डूबने ही वाली है, जैसे कोविड के समय हुआ था, या जैसे वो लेमन क्राइसिस की वजह से हुआ था कि नहीं भैया ये मार्केट में तो कुछ हो ही नहीं सकता, पूरा मैनकाइंड ही खत्म होने वाला है। अब तो पैसे रखने तो सिर्फ गोल्ड खरीदो, नहीं तो बैंक में डाल दो, मार्केट से निकाल लो पैसे। तो ऐसे समय क्या होता है ना, कोई भी किसी भी रेट में शेयर बेचने को तैयार होता है, खरीदार कोई दिखता नहीं है, तो उसको बोलते हैं बियर फेज। ये साइकिल्स जो है ना वो हमेशा आती रहती है, लेकिन जब बहुत स्ट्रॉन्ग बियर फेस चलता है ना, तब मार्केट में खरीदने की किसी की भी तैयारी नहीं होती है, किसी की मानसिक हिम्मत भी नहीं होती है, और किसी को घर वाले भी उसके प्रमोट नहीं करते कि तू शेयर खरीद करके। और आज जो सिचुएशन है बुल फेज में, आज उनके घर वाले भी पूछते हैं कि भाई तूने सारा पैसा एफडी में क्यों रख दिया, तूने मार्केट में क्यों नहीं डाला पैसा। आज देखो बाजू वाले चिंटू ने पैसे डाले तो उसके तो 5 साल में 4 गुना हो चुके हैं, और हम लोग वही घिस रहे हैं बैंक की एफडी। लेकिन यही लोग जब कल मार्केट में बियर फेस चालू हो जाएंगे और पैसे डूबना शुरू हो जाएगा, तब बोलेंगे अरे तेरे को किसने कहा था बेवकूफ़ कि पैसे मार्केट में डालने पड़ते हैं। इतना भी नहीं समझता कि पैसे मार्केट जो है पूरा फ्रॉड है करके, वहाँ पैसे डालने से कभी पैसा बनने नहीं वाला, आपको पैसे पूरे बैंक में जमा रखने हैं, आपके सेफ रखने हैं। ये सब बातें तभी बोली जाएंगी जब बियर फेस आएगा। तो ये जो अपोजिट मेंटालिटी है ना, उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए आइदर यू बी स्टे इन्वेस्टेड फॉर एवर, कि भैया बेचो ही मत शेयर, चाहे बियर फेज रहे, बुल फेज रहे, कुछ भी रहे, मैं बैठा रहूँगा, जब जरूरत पड़ेगी पैसों की, फिजिकल मेरे को जरूरत पड़ेगी तभी बेचूंगा, वरना मैं वो पैसे मेरे वैसे ही पड़े रहेंगे। या फिर आप इतने शाणे बन जाओ कि जब भी बुल फेज आ रहा है तब उससे निकल जाओ, और जब बहुत स्ट्रॉन्ग बियर फेज आता है तब उसमें पैसे डालो। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखो जब जहाँ से आप बेचोगे ना, उसके ऊपर भी मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, तब वो आपको इतना बड़ा चिमटा लगाएगा कि आप देख नहीं पाओगे कि मार्केट ऊपर जाए जा रहा है और मेरे पास शेयर्स नहीं है। दूसरा, जब आप बियर फेज में पैसे डालोगे, तो आप पैसे जब डालोगे तब भी आपका मार्केट जो है ना वहाँ से और नीचे जाएगा, इतना नीचे जाएगा कि आपको लगेगा यार मैंने क्यों इतनी जल्दी की, बाद में भी ले सकता था, क्या करना है, ये तो मार्केट तो पूरा जीरो जाने की इसमें दिख रहा है, मैं पैसे जो भी डाले वो भी निकाल लेता हूँ। तो इसलिए वो शाणेपना तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी अगर वो कर सकते हो आप तो करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी फेज ज़्यादा लंबा नहीं चलता, बुल फेज भी हमेशा नहीं रहने वाला है, उसमें एक बियर फेज जरूर आएगा, कभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा, कभी थोड़ा शैलो आएगा, करेक्शंस जरूर आएंगे। तो राह देखो करेक्शंस की, तब जाके पैसे इन्वेस्ट करो, तो आपको वैल्यूएशंस भी अच्छे मिलेंगे। तो ये दोनों साइकिल्स के बारे में पता रखो कि इस साइकिल्स में क्या होता है। अगर लगता है तो आप चार्ट्स में स्टडी करो कि कितने साल तक पिछला बियर साइकिल चला था, जो लेमन क्राइसिस हुआ था 2008 में 7 में, तब वो कितने सालों तक चला था, 2-3 साल चला था, 4 साल चला था, वो चेक करो।
ऐसे सालों तक आपको कोई रिटर्न्स नहीं आते हैं, तब आपको सबको लगता है कि मेरे पैसे एफडी में रहते थे तो ज़्यादा अच्छा रहता था। तो ये जो है ना, सारी चीज़ों के बारे में पता करो, तभी शेयर मार्केट में एंट्री लो और तभी साइजेबल अमाउंट शेयर मार्केट में डालो। और जो आपका ऐसा पैसा है ना जो आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो लंबे समय के लिए, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, रियल एस्टेट खरीदते हो, तो आप ये तो नहीं सोचते कि 6 महीने के बाद मैं वापस कर दूंगा। आप हमेशा ये सोच के चलते हो कि भैया इसको मैं 10-15 साल के बाद ही देखूंगा, या फिर मेरे बच्चे ही देखेंगे इसको कि इसका उनका क्या फ़ायदा हुआ। प्लॉट खरीद के रख लिया कहीं तो भी दूर दराज में, और 15 साल के बाद अब वो अंदर आ जाएंगे, तब आपको लॉटरी लग जाएंगे। तो बस वही मेंटालिटी रखो मार्केट में भी। बहुत लंबा आपको नज़रिया रखना है, बिजनेसेस समझना है, बिजनेसेस को फॉलो करते रहना है, अच्छे बिजनेस को अच्छे वैल्यूएशंस पे लेना है, बियर मार्केट और बुल मार्केट के साइकिल्स को समझना है। जब भी साइकिल आएंगी तब देखो, बुल मार्केट में बहुत ज़्यादा फुदकना नहीं और बियर मार्केट में बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना, क्योंकि ये दोनों साइकिल जाने ही वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है मुझे कि आपको ये भी वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स मुझे आप ज़रूर बताइए। आप इस वीडियो पर लाइक्स और आपके जो भी डिसलाइक्स भी होंगे तो वो भी दीजिए। सब यानी आपके कोई क्रिटिक्स होंगे, क्रिटिसिज्म होंगे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उस पर भी कोशिश करूँगा मेरे में क्या सुधार हो सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।